हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, डैट इज़ नन अदर देन थेफ्ट, जो कि आपका सेक्शन 378 में कवर होता है आईपीसी में। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में भी अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, प्लस आपके जुडिशरी एग्ज़ाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। जितने भी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सेक्शन आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट इसका। थेफ्ट अगर मैं एक लिटरल सेंस में बात करूँ तो कुछ इस तरह हम कहते हैं कि चोरी हो गई। थेफ्ट मतलब चोरी ही, हमें पता है राइट, और यही होता है एक्चुअली। और लाइक सिंस एजेस ये चोरी बंद नहीं हुई है, और इवन ड्यूरिंग कोविड टाइम अभी भी चोरियाँ हो रही हैं। क्या हर तरह की चोरी थेफ्ट कहलाती है? फॉर से मान लीजिए कभी कभी हम सुनते हैं अच्छी खासी भरी दोपहर में किसी के घर में चोरी हो गई, सारे जेवर और चाहे ज्वेलरी, सारा कैश सब लेके चोर गायब हो गए। कभी कभी हम सुनते हैं कि भाई रात को किसी के घर में चोरी हो गई, सब शादी या कहीं घूमने वगैरह गए हुए थे और उनके पीछे से उनकी गैर हाजिरी में चोर आए, चोरी करके ले रहे थे। कभी कभी हम सुनते हैं कि किसी की मान लीजिए आप में से किसी के, सबके घर में एक्चुअली सर्वेंट्स होते हैं, होममेड मतलब मेड्स होती हैं हम सबके घर में, या भाई मेड के हाथ में हमने ये सामान देखा, हमें लगा वो चोरी कर रही थी और हमें देख के एकदम वो अलर्ट हो गई। तो क्या ये जो सिचुएशन है, ये जो घटना है, ये चोरी में कहलाती है नहीं कहलाती? कभी कभी हम देखते हैं जो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, भाई ठीक है, उन्हें हमारी कोई चीज़ पसंद आई तो उन्होंने ले ली, जस्ट लाइक दैट। वो एक ऐड था ना, एक एडवर्टीजमेंट आता था एक मोबाइल फ़ोन का, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कौन सी मोबाइल कंपनी का था वो, एक सॉन्ग था इसमें, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा। सो दैट एक्चुअली अप्लाइज इन फ्रेंडशिप, स्पेशली इन चड्डी बड़ी फ्रेंड्स। कभी कभी हम होते हैं ना दोस्तों में, अरे पूछना है क्या, मतलब इतना इम्प्लाइड कंसेंट होता है हमारे कि तूने जो लेना है तू ले ले, पूछ मत। ऐसे ही कभी कभी हमारे बहुत ही अच्छे कज़न्स होते हैं, अक्सर हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारे मैटर्नल साइड के जो कज़न्स होते हैं वो हमारे काफ़ी क्लोज होते हैं, उनके साथ अक्सर गैदरिंग्स, गेट टुगेदर्स हम अरेंज करते हैं, नाइट स्टेज होते हैं। और कभी कभी हम एक्सचेंज कर लेते हैं, अपनी ज्वेलरीज एक्सचेंज कर लेते हैं, अपनी फेवरेट ड्रेसेस एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब मेरे से मेरा पूछा कि मेरी कोई कज़न सिस्टर ने अगर मेरी कोई ड्रेस ले ली, या मेरे से बिना पूछे अगर उन्हें मेरी कोई रिंग या वॉच पसंद आई, तो अगर उन्होंने ले ली तो क्या ये चोरी है या नहीं है? ठीक है। और एट टाइम्स हम देखते हैं कि अगर हमारे सारे फ्रेंड्स ने मिलके एक पार्टी अरेंज करा होता है, हम अक्सर देखते हैं ना किसी एक दोस्त अपने घर में पार्टी अरेंज कर लेता है या टेरेस वगैरह पे, और कब आप भी गए और बाई चांस, ठीक है, फॉर जस्ट एन एग्जाम्पल, बाई चांस आपने गोल्ड चेन वेयर करा और वो वहाँ पे गिर गया, तो आपका दोस्त कहता है अरे चलो, पार्टी के बाद उसने देखा करा कि ज़मीन पड़ी है, उसे पता चला कि नहीं ये इसकी है, इसने पहनी थी, नो इश्यूज़ नो वरीज, मैं इसे जब हम मिलेंगे मैं इसे तब लौटा दूँगा, अभी मैं अपने पास संभाल के रख लेता हूँ। तो क्या ये सिचुएशन चोरी है या नहीं है? ठीक है। कभी कभी एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है जो हम सब ने कभी ना कभी विटनेस करी होगी अपनी लाइफ में, कि हम बस में या लोकल ट्रेन्स में जब आप ट्रैवल करते हैं स्पेशली, तो हम देखते हैं, हम कभी कभी हमें लगता है ना कि कोई हमारे बैग से कुछ निकाल रहा है, या कोई हमारे पॉकेट से हमारा वॉलेट निकाल रहा है, और सडनली हम अलर्ट हो जाते हैं, हम इधर उधर मुड़ के देखते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, और जो भी बंदा हमारी वॉलेट को चोरी करने की कोशिश करता है वो भी एकदम स्टबल सा हो जाता है और छोड़ देता है उस सामान को वहीं, छोड़ देता है वॉलेट को वहीं छोड़ देता है। तो अब चोरी हुई नहीं बट कोशिश थी, तो क्या ये इंस्टेंस भी चोरी में आएगा या नहीं? ये सारे प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, और तो आपको सारा ये क्लियर हो जाएगा थेफ्ट का कॉन्सेप्ट। तो शुरू करते हैं वीडियो। और बिल्कुल मैं अभी इस चीज़ का जिक्र कर देना चाहती हूँ, हो सकता है प्रोबेबली कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, बट एक्चुअली डू नॉट वरी अबाउट इट एंड डू नॉट स्किप just a minute of a clip of the video, because ये चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे से समझिए, सारे इलस्ट्रेशंस के साथ समझिए, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट टोटल क्लियर हो जाए। ठीक है। और अब आप लोग अपने पेन, नोटबुक, पेन और नोटपैड वगैरह सबके साथ तैयार हो जाइए, अपने ईयर प्लग्स, अपने ब्लूटूथ स्पीकर्स एंड ऑल सबके साथ, कि आप ऑडियो लेक्चर अच्छे से समझ सकें, सुन सकें। ठीक है। और अपने हिसाब से आप बिल्कुल लिख सकें।
और आपको इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक अटैचमेंट या वहाँ पे राइटअप मिल जाएगा, तो उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आराम से वीडियो सुनिए, आराम से अपने हैंडी नोट्स बनाइए जो कि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। उसके बाद आपको सारे नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो जस्ट डू नॉट वरी अबाउट इट। आराम से ध्यान से मन लगा के सुनने की कोशिश करिए। ये है हमारा चैप्टर, ठीक है। तो अभी हम 2 सेक्शन कवर करेंगे इस वीडियो में, डैट इज सेक्शन 378 थेफ्ट का, 379 पनिशमेंट का, ठीक है। बाकी के जो सेक्शन है थेफ्ट के हमारे 380, 81, 82 वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर होंगे। अभी हम 2 ही सेक्शन लेंगे क्योंकि फिर वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो काफ़ी बोरिंग हो जाएगा आप लोगों के वीडियो में रोस्ट करा जा रहा है काइंड ऑफ, तो आई डोंट वांट दैट। सो इसलिए अभी हम 2 ही सेक्शन अच्छे से लेंगे, फिर बाकी के हम बाद में अगली वीडियो में कवर करेंगे। सो या लेट्स बिगिन विद सेक्शन 378। सबसे पहले हमेशा हमें बेयर एक्ट की जो डेफिनेशन होती है उसे अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, तो पढ़ते हैं। Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person, ध्यान से सुनिए, any movable property out of the possession of any person without that person's consent, move that property in order to such taking is said to commit theft। देखिए क्या कह रही है लाइन। अगर हमारी इंटेंशन है, whoever intending, जिस भी किसी की अगर ऐसी इंटेंशन है जो डिसऑनेस्ट है, बेईमानी की है, ठीक है, क्या करने की, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जो अर्थ से अटैच ना हो, जो डिटैच्ड हो, ठीक है, जो मूव करी जा सके, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो भी हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी है हम उसे किसी और के पोजेशन से बेईमानी से अपने पोजेशन में ले लें, तो इस एक्ट को, इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, किसका ऑफेंस कहेंगे, थेफ्ट का ऑफेंस कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी एक मैलिफाइड इंटेंशन है कि भाई बिना दूसरे के कंसेंट के मैं उसके पोजेशन से निकाल के चीज़ अपने पोजेशन में ले लूँ, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखिए, अगर कंसेंट दे के कोई चीज़ मुझसे ली जा रही है, मेरे पोजेशन से ले ली जा रही है, तो वो कभी चोरी नहीं हो सकती है। मेरे बिना कंसेंट के और कोई अच्छी इंटेंशन से नहीं, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, मैलिफाइड इंटेंशन से ली जा रही है, तो वो थेफ्ट कहलाएगी, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान रखने की, प्लीज़ अंडरलाइन इट। उन्होंने क्या बोला है, आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, यहाँ पे पोजेशन की बात करी है, ओनरशिप का जिक्र नहीं है। बहुत फ़र्क है ओनरशिप और पोजेशन में, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि मेरी ही कोई चीज़ है, लेट्स से मेरी ही रिंग है, मेरी एक डायमंड गोल्ड की रिंग है अच्छी सी, मेरी बेस्ट फ्रेंड को बहुत पसंद आ गई, या मेरी कज़न सिस्टर को बहुत पसंद आ गई। उन्होंने मुझे बोला कि धारवी मैं एक थोड़े टाइम के लिए तुमसे ले लूँ, कर लूँ, पहन लूँ। मैंने कहा यार श्योर, जस्ट गो अहेड, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने उन्हें उस समय बड़ी रजामंदी से दे भी दी, खुशी खुशी दे भी दी कि हाँ आप पहन लो, कर लो, आराम से वापस दे देना, घर वाली बातचीत है, कोई दिक्कत नहीं, फ़ाइन। अब मेरी दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया कि एक काम करते हैं, मैंने तो रिंग दे दी है इसे, अब क्या करती हूँ, इस रिंग को मैं छुपके से उठा लेती हूँ कैसे भी करके कि उससे लगे कि ये अंगूठी गुम हो गई है। अब क्या होगा, वो मुझे या तो न्यू रिंग देंगी या उसको लेके एनी हाउ शी विल कॉम्पनसेट, ठीक है। अब मैं अगर ऐसा कुछ काम करती हूँ कि मैंने अपनी कंसेंट से अपनी एक चीज़ उठा के दूसरे के पोजेशन, दूसरे को दे दिया उसका पोजेशन, अब मैंने बिना उसके कंसेंट के उस चीज़ का पोजेशन से ले लिया और क्या दिखाया कि वो रिंग आपकी नेग्लिजेंस के कारण मिसप्लेस हो गई है, तो ये भी थेफ्ट है। पोजेशन का मतलब यहाँ पे ओनरशिप नहीं है, पोजेशन का मतलब है कि अगर मैंने अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा से कोई चीज़ किसी को अगर दे दी है और अब मैं बिना उस बंदे के, अब वो उसके लिए, अब वो उसकी निगरानी में है, उसके पोजेशन में है, उस पर उसका हक है, ठीक है। अब मैं बिना, मैंने क्या करा, अपनी ही चीज़ दी, अपनी ही चीज़ को ऐसे रिएक्ट करा जैसे वो गुम हो गई है कि अगला बंदा मुझे कॉम्पनसेट कर सके, तो हाँ जी ये भी आपका थेफ्ट ही कहलाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ओनरशिप बहुत अलग चीज़ है, पोजेशन बहुत ही अलग चीज़ है, फ़ाइन। पोजेशन का ओनरशिप से कोई कनेक्शन नहीं है। और एक चीज़ मैं बिल्कुल एज अ नोट ऐड ऑन करना चाहूँगी, ठीक है, बोल्ड इटैलिक्स लेटर में, कि लॉ इज़ ऑल अबाउट कॉमन सेंस, इट्स ऑल अबाउट योर एनालिटिकल स्किल्स। अगर आपको एक बार आपने एक अच्छा थॉरो रीड दे दिया है सेक्शन को, कॉन्सेप्ट को, तो आपको इतना इशू नहीं होगा। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसके काउंटेबल आपको पता होना चाहिए कितने एक्सेप्शंस है, क्या प्रोवाइजो है, क्या एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको ये बेसिक हेडिंग्स पता है
और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको बिल्कुल भी रट्टा करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से समझ के अपने एनालिटिकल स्किल्स को यूज़ करके अच्छा सा पेपर दे सकते हैं। बाकी इन दोनों सेक्शंस में मैं आपको आज ये बताऊँगी कि आपको आंसर राइटिंग में क्या क्या चीज़ें लिखनी है और कितना कितना कंटेंट लिखना है और कैसे लिखना है। ठीक है, चलिए थेफ्ट की डेफिनेशन तो आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी यहाँ पे, जब भी आप कुछ पढ़ें तो ध्यान दीजिए उस एक डेफिनेशन में ऐसे हमेशा वर्ड्स होंगे जो आपके कोई ना कोई सेक्शन मतलब आपकी एक्ट में मेंशन होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है डिसऑनेस्टली, ये आपकी आईपीसी में डिफाइन है। कौन से सेक्शन में डिफाइन है? 24 में। तो यहाँ से हमारा एक और सेक्शन पक्का हो गया, स्पेशली जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। डिसऑनेस्टली कहाँ पे आता है भाई? सेक्शन 24 आईपीसी में। अब हमारा 378 थेफ्ट का भी पक्का हो गया, सेक्शन 24 डिसऑनेस्टली का भी पक्का हो गया। अब अगला सेक्शन देखते हैं कुछ और है तो मूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ आता है हमारा? कौन से सेक्शन में आता है? 22 ऑफ आईपीसी में हमारा क्या डिफाइन है? मूवेबल प्रॉपर्टी। तो हमारी एक सेक्शन से, एक डेफिनेशन से हमारे 3 सेक्शंस हमें दिमाग में बैठ गए, याद हो गए। ठीक है, तो सेक्शन तो देखो आपको हमेशा याद करने पड़ेंगे किस सेक्शन में किसकी बात है। बट कंटेंट अगर आपको केस लॉ पता है, आपको उसके बेसिक एक्सेप्शंस एक्सप्लेनेशंस वगैरह क्लियर है, तो उसमें कुछ मगअप का एज इतना सीन नहीं रहता है। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 1। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 क्या कह रहा है? जब तक कोई भी चीज़ आपकी अर्थ से, धरती से, ज़मीन से अटैच्ड रहती है, जब तक वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कहलाती, तब तक उसकी चोरी नहीं करी जा सकती। अब मैं घर की तो नहीं चोरी कर सकती ना, राइट? मैं घर की चोरी नहीं कर सकती क्योंकि वो क्या है? वो मूव नहीं कर सकता। ठीक है, अब आपका ऐसे, अब उसने क्या, हर उस चीज़ की चोरी होगी जो कि आपकी सिचुएशन में है या जिसका ये नेचर है कि वो मूवेबल है। ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल हाँ, जैसे कि आपका ट्री है। ठीक है, कोई एक ट्री है भाई, मेरे नेबरहुड में मान लो कोई रहता है और उन्हें पता है कि मेरे घर के आगे एक ट्री है, ये बहुत ही बेनिफिटेड है, ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हेल्दी है, और भाई मुझे भी अपने घर के आगे ऐसा पेड़ चाहिए, मुझे भी फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए, सॉरी। ठीक है, या मुझे भी इससे सारे जो बेनिफिट्स मिलते हैं इस पेड़ को लगाने से, मुझे भी सारे बेनिफिट्स चाहिए। अब वो बंदा एक दिन जब मेरी एब्सेंस में आता है, उस पेड़ को काट देता है मेरे घर के आगे से, फाइन, और अपने घर के वहाँ किसी अच्छे से गार्डनर वगैरह को बुला के प्रॉपरली वहाँ पे प्लेस करा देते हैं, लगवा देते हैं कि अब उसके घर के आगे वो, क्योंकि जब ट्री जस्ट कटता ही है तो दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन द अनदर लैंड, अनदर पीस ऑफ लैंड ऑल्सो। तो वो फटाफट आके ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या है? क्या ये थेफ्ट है? जी बिल्कुल है ये थेफ्ट। क्यों? क्योंकि अब वो पेड़ उस धरती से अटैच्ड नहीं रहा। तब तक ही कोई चीज़ थेफ्ट में नहीं काउंट होती जब तक वो अर्थ से अटैच्ड होती है। द मिनट वो डिटैच्ड हो गई, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। ओके, अगली एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। सर एक्सप्लेनेशन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है? कोई भी मैंने ऐसा एक्ट करा या मैंने कुछ ऐसा करा जिससे मैंने एक चीज़ को, एक सब्जेक्ट को मूविंग इफेक्ट दे दिया कि नाउ इट इज़ इन द नेचर और इन द सिचुएशन ऑफ मूवमेंट, और समवन कंसिडर दैट एज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। आर यू गेटिंग इट? मैंने कोई चीज़ को मेरी कोई एक्ट ने उस चीज़ को एक मूविंग इफेक्ट दे दिया, उसे मूवेबल में कन्वर्ट कर दिया, फाइन, जिससे उसकी मूवमेंट शुरू हो गई। सो नाउ if I done something wrong or if I try to gain something wrongfully, it will be considered as an offense of theft। क्या मतलब है इसका? मान लीजिए कुछ ऐसा है जो कि अभी तक अपनी जगह पे खड़ा हुआ था, अब मैंने कुछ ऐसा एक्ट करा जिससे उसकी जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड थी अब वो रिस्ट्रिक्टेड ना रह के उसकी मूवमेंट शुरू हो गई है, तो क्योंकि अब वो मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगा। तो अगर अब मैं कोशिश करती हूँ चोरी की तो वो चोरी कहलाएगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नंबर 3 देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट, और अक्सर इसमें से आपको हो मतलब थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, सो ध्यान से पढ़िए। अ पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टिकल विच प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग और बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनी अदर थिंग एज वेल एज बाय एक्चुअली मूविंग इट। अब मैं कोई चीज़ को एक्चुअली नहीं हिला रही, हाथों से जाके मैं उसे मूव नहीं कर रही हूँ, पर मैं उसके आगे जो कोई ऑब्स्टिकल लगा हुआ था, जिस चीज़ से वो रुका हुआ था, मैंने वो चीज़ हटा दी। ठीक है,
प्लीज़ टू से इतना कंफ्यूज मत हो ना। टू से मेरा डायरेक्ट कोई एक्ट जैसे मूवमेंट कंसिडर हो रही है, पर थ्री क्या कह रहा है कि मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ, जैसे कि मैंने क्या करा कि कोई गाय या बकरी बंधी हुई थी, ठीक है, गाय या बकरी बंधी हुई थी कोई रस्सी से। अब मैंने उसकी रस्सी खोल दी, मैंने गाय को नहीं कहा चल चल, मैंने उसे वो मतलब जैसे उन्हें इशारा करते देते हैं चलने के लिए कि वो अपने मालिक की बात सुन के चलने, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। मैंने जिस रस्सी से वो बंधे हुए थे, रोप से, मैंने वो रस्सी खोल दी, ठीक है। इससे क्या हो गया, वो जो ऑब्स्टिकल था उनके मूवमेंट का वो हट गया। अब उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो ऑब्स्टिकल हट गया जो उन्हें प्रिवेंट कर रहा था मूवमेंट से। अब वो मूव कर सकते हैं, अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि मतलब मैं उनकी चोरी भी कर सकती हूँ। अब मैं कैसे चोरी कर सकती हूँ, बिल्कुल सोचने वाला ये सवाल है, ठीक है। अभी कैसे चोरी होगी मैं आपको बताती हूँ, इसकी चोरी कैसे करी जाएगी। अब मान लो मैंने उसको उसी डायरेक्शन में मूव करा, या मैं उसे फटाफट ला के मतलब मैंने अपने एरिया में रख लिया, मैंने कह दिया यार ये तो मुझे नहीं पता तुम्हारी गाय भैंस है, ये कहाँ से आ गई है, तो मेरे ही एरिया में है, मेरे ही घर के तबेले में है, सो ये मेरी है, ठीक है। अक्सर आप जाओगे ना, मतलब दिल्ली में तो नहीं है, आपको ऑब्वियसली कोई भी सिटी एरिया में नहीं मिलेगा, आउटस्कर्ट्स में मिल जाएगा, कि लोगों ने आज भी मतलब टू गेट ऑल द फ्रेश डेयरी प्रोडक्ट्स उन्होंने रखी हुई है, मतलब कैटल्स रखी हुई है, काऊ, बकरी और गाय भैंस सब रख लेते हैं जो भी आउटस्कर्ट्स पे लोग हैं। तो आप देखोगे कि वहाँ पे अक्सर ऐसे तो ये एक बिग डील होती है, लोग बहुत बहुत महंगी और बहुत कॉस्टली आती है ये गायें भैंस बकरियाँ, तो इन्हें रखना भी इट्स अ मैटर ऑफ रिचनेस। और पुराने ज़माने में तो अक्सर ये होता था, तो आपने सुना होगा। तो अब कोई ऐसा भी हो सकता है कि मेरे से मैंने कहा ना, मैंने रस्सी खोल दी, मैंने उसे ऐसे डायरेक्ट करा कि वो मेरे तबेले में या मेरे घर में आ जाए या मेरे एरिया में आ जाए, सो दैट आई कंसिडर दैट एज माइन, कि ये कैटल मेरी है, ठीक है। तो ऐसा होता है और ये चोरी में कंसिडर होगा। हालांकि मैंने गाय को नहीं कहा, मैंने सिर्फ उसकी रस्सी खोल कर आ गई किसी की एब्सेंस में या किसी के आगे पीछे होते, वो चोरी ही कहलाएगी। लेकिन ठीक है, ये आपका 3 और 4 दोनों कवर करा मैंने इस एग्जाम्पल में। 3 सिर्फ कह रहा है ऑब्स्टिकल हटा देना, 4 आपका टिपिकली एक एनिमल के ऊपर बात है कि मान लो अगर आपका एनिमल वगैरह कुछ है और किसी भी कारण से अगर हमने उनकी मूवमेंट को करा, ठीक है, तो वो मोशन जो होगा उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, थेफ्ट ही कंसिडर करेंगे। एक्सप्लेनेशन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है कि आपका कंसेंट अगर है तो थेफ्ट नहीं है, कंसेंट अगर नहीं है तो थेफ्ट है। और कंसेंट 2 तरह के होते हैं, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस। इम्प्लाइड क्या होता है, जो बिना कहे होते हैं, जैसे मैंने आपको भी रिलेटिव वाला एग्जाम्पल दिया, बेस्ट फ्रेंड वाला एग्जाम्पल दिया, राइट। तो वो क्या थे, हमारे इम्प्लाइड थे कि हमें ऑटोमेटिकली पता ही है। ऐसे कुछ लोग हमारे यहाँ पे बहुत सालों से काम कर रहे होते हैं, आप कहीं कहीं देखते हो ना कि हाँ यार ये तो मेरे ऑफिस में इसके तो दादा परदादा इसके पापा सब ने काम करते, तो हम इन पर बिल्कुल अंधा भरोसा करते हैं। तो कुछ लोगों से हमारे वर्क रिलेशन ऐसे होते हैं कि हमें पता होता है कि नहीं हम इन पर भरोसा कर सकते हैं, तो वहाँ पे एक इम्प्लाइड कंसेंट हो जाता है, ठीक है। हम उन्हें ऑटोमेटिकली फेवर कर देते कुछ चीज़ें बिना कि हम उससे बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो इन चीज़ों का। तो ये कंसेंट हमारे इम्प्लाइड करते हैं। ऐसे हमारे कजन्स के साथ होते हैं कि ठीक है, यू जस्ट कैन टेक एनीथिंग व्हाट यू रियली वांट टू, तो ये हमारा एक इम्प्लाइड कंसेंट हो जाता है। तो ये भी हमारा कंसेंट है, बट व्हाट ऑल मैटर्स इज इंटेंशन, कि इंटेंशन मैलिफाइड है कि इंटेंशन हमारी अच्छी है, ठीक है। सो इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे थेफ्ट में। अब मैं आपको बताने वाली हूँ थेफ्ट की कुछ इंपॉर्टेंट सामग्री, कुछ इंपॉर्टेंट तत्व, इंग्रेडिएंट्स या एसेंशियल, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि पिज़्ज़ा पास्ता के कुछ मैंडेटरी इंग्रेडिएंट्स हैं, मसाले हैं, जिसके बिना वो फ्रेगनेंस नहीं आ सकती है, ठीक है, वो खाने में टेस्ट नहीं आएगा। ऐसे ही हमारे लॉ के हर सेक्शन के कुछ बेसिक और स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं, जब तक हम वो नहीं लिखेंगे, हम वो नहीं बताएंगे, एग्जामिनर कुडंट गेट दैट टेस्ट एंड द फ्रेगनेंस ऑफ द आंसर। सो वो आपको हमेशा लिखने, ज़रूर लिखने हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इसका डेफिनेशन प्रॉपर्ली, सारे एक्सप्लेनेशंस का आप समझाएंगे, इलस्ट्रेशंस आप देंगे, बिल्कुल देंगे, इलस्ट्रेशन ज़रूर देना चाहिए, ठीक है। ये वही है जैसे आजकल हम आजकल एक्चुअली मैंने क्यों फूड का एग्जाम्पल लिया, क्योंकि आज की जनरेशन ना ज़्यादा फूडी है, एंड द मेन फोकस ऑफ टुडेज जनरेशन इज़ फूड।
presentation of that food, fragrance of that food, colors of that food. So that is why I'm just trying to correlate that, so you people just do not feel so bored in the lecture. क्योंकि ये ऑडियो लेक्चर है तो at times हो सकता है that you might feel a bit bored. So I don't want that. तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं इसके. पहला इंग्रेडिएंट क्या है? पहला इंग्रेडिएंट है कि इंटेंशन जो होती है आपकी वो डिसऑनेस्ट ही होनी चाहिए. अब मुझे पता था उस एग्जाम्पल में कि मेरे दोस्त की इंटेंशन बुरी नहीं थी. मेरी गोल्ड चेन पार्टी करते करते गिर गई तो गिर गई, वो मुझे वापस कर देगा, उसने मुझे वापस कर भी दी, ठीक है. बट उसने कुछ वक्त तक अपने पास रखी क्योंकि उसने क्या सोचा कि हम जब वापस मिलेंगे हम दे देंगे. बट इंटेंशन बुरी तो नहीं थी. ये तो नहीं सोचा तो मैं इसे बेच दूंगा, पैसे ले लूँगा, या मैं बोल दूंगा गिर गई होगी, मुझे तो नहीं पता. फाइन, इंटेंशन मैलाफाइड नहीं थी तो ये थेफ्ट नहीं कहला सकता. मेरी कज़न की या मेरी फ्रेंड ने मुझसे बोला कि यार वो रिंग दे दे, थोड़े टाइम के लिए हमारा मन है, आई रियली वांट टू वेयर दैट, विल रिटर्न यू बैक. तो मुझे पता है कि वो कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं है, ले ली, वो कोई थेफ्ट नहीं है, ठीक है. पर अगर यहाँ पे मेरी ऐसी इंटेंशन है कि ठीक है मैं मन में सोच रही हूँ ले लो, अभी ले लो, नो इश्यूज़. जब तुम इधर उधर हो के मैं वो रिंग को ऐसे रिएक्ट करूँगी जैसे वो रिंग गुम हो गई है, और नाउ यू हैव टू कॉम्पनसेट मी, दैट इज़ थेफ्ट. ओके. तो पहला इंग्रेडिएंट क्या हो गया कि इंटेंशन हमेशा डिसऑनेस्ट ही होनी चाहिए. सो एक्यूज्ड मस्ट हैव एन डिसऑनेस्ट इंटेंशन. अगला चलते हैं. प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? मूवेबल. देखिए जब भी आप डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, सारे इंग्रेडिएंट्स एसेंशियल्स हमेशा हमारी एक डेफिनेशन में कवरअप होते हैं. तो डेफिनेशन अगर आप जितने ध्यान से पढ़ोगे तो आपको कभी इंग्रेडिएंट्स या एसेंशियल्स को याद करना ही नहीं पड़ेगा. हर चीज़ हमारी डेफिनेशन में, इट्स ऑल अबाउट योर ऑब्जर्वेशन. चलिए आगे चलते हैं. डिसऑनेस्ट इंटेंशन नंबर 1, मूवेबल प्रॉपर्टी नंबर 2. नंबर 3 क्या हो गया? पोजेशन. ठीक है. प्रॉपर्टी मस्ट बी टेकन आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन. किसी और के पोजेशन से रॉन्गफुली मुझे अपने पोजेशन में लेनी हो, ठीक है. तो लिख लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स मिल जाएंगे आपको. प्रॉपर्टी मस्ट बी टेकन आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है, जो कि हमने रॉन्गफुली गेन करा हो किसी से. 4th इंग्रेडिएंट क्या है हमारा कि जो भी वो प्रॉपर्टी है वो हमारी जब हम ले तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अर्थ से अटैच्ड हो, इट मस्ट बी डिटैच्ड, ठीक है. 5th हमारा क्या है कि वो विदाउट कंसेंट होना चाहिए. अगर भाई मैंने अपनी मर्जी से किसी को कुछ दे दिया तो वो चोरी कैसे हो सकता है? वो कभी चोरी नहीं हो सकता, ठीक है. तो कंसेंट नहीं होना चाहिए. तो ये 5 आपके इंग्रेडिएंट्स हैं. डिसऑनेस्ट इंटेंशन नंबर 1, नंबर 2 मूवेबल प्रॉपर्टी, नंबर 3 टेकन आउट ऑफ द पोजेशन, ठीक है, ऑफ अनदर पर्सन. नंबर 4 प्रॉपर्टी मस्ट बी मूव्ड, ठीक है. प्रॉपर्टी जो होनी चाहिए वो मूविंग ऑर्डर में होनी चाहिए हमारी. 5th क्या है? मस्ट बी विदाउट दैट पर्सनस कंसेंट. हमारा जो उस बंदे के कंसेंट के बिना. अब आपको कोई कंसेंट तो भाई 2 तरह के, इम्प्लाइड या एक्सप्रेस. तो मैं दोनों ही कंसेंट की बात कर रही हूँ. इम्प्लाइड और एक्सप्रेस कोई भी तरह का कंसेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है. ये तो थे आपके इंग्रेडिएंट्स, दोज इम्पॉर्टेंट जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं रेसिपी के, वो है जिनको आपको ज़रूर लिखना है अपने एग्ज़ाम में. चलिए अब हम हेडिंग्स की बात करते हैं. पहली हेडिंग आएगी आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन. आपको ये हेडिंग लिखनी है और इसके अंदर थोड़ा सा समझाना है. तो इसमें आपको बेसिकली क्या समझाना है, जस्ट मैं बता देती. इंटेंशन हमेशा आपकी मैलाफाइड होनी चाहिए, ठीक है. इंटेंशन जो होगी आपकी, अगर आपकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट है, थेफ्ट तभी कमिट होगा. अगर आपकी इंटेंशन मैलाफाइड है ही नहीं, आपकी इंटेंशन ही बहुत प्योर है, तो थेफ्ट कभी नहीं हो सकता, ठीक है. और डिसऑनेस्ट आपकी जो इंटेंशन होगी वही आपकी थेफ्ट के ऑफेंस को कमिट कराएगी. अगला हमारा आता है मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है. ये अगली हेडिंग है, हेडिंग नंबर 2 मूवेबल प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी हमेशा हमारी मूवेबल होनी चाहिए. इसमें आपका आएगा एक्सप्लेनेशन नंबर 1. ये आपको अच्छे से समझाना है इसमें, ठीक है, कि हमारी प्रॉपर्टी मूवेबल होगी तभी तो उसमें थेफ्ट होगा. अगर वो अर्थ से अटैच होगी तो उसमें थेफ्ट कैसे कमिट हो सकता है? विद इलस्ट्रेशन आप इसे बिल्कुल समझाएंगे एक्सप्लेनेशन नंबर 1 के साथ, ठीक है. अगली आपकी हेडिंग आती है विदाउट कंसेंट. डू नॉट फॉरगेट, इसमें आपके इम्प्लाइड एक्सप्रेस दोनों कंसेंट काउंट होंगे. विदाउट कंसेंट समझाएंगे, इस पर आपका एक्सप्लेनेशन नंबर 5 पूरा आएगा, ठीक है. एक्सप्लेनेशन नंबर 5 को आपको इसमें समझाना है विदाउट कंसेंट की हेडिंग में. और एक इम्पॉर्टेंट नोट बिल्कुल आप ध्यान से सुनिएगा. जो हमारी डिसऑनेस्ट इंटेंशन होती है उसे हम एक और भी लैटिन टर्म है इसके लिए बेसिकली, दैट इज़ एनीमो फ्यूरेंडी, ठीक है. एनीमो फ्यूरेंडी.
डिसऑनेस्ट इंटेंशन मतलब किसी की चीज़ को चोरी करने की इच्छा रखना, किसी चीज़ को गलत तरीके से जब्त कर लेना, हथिया लेना, इसके लिए एक वर्ड है एनीमो फ्यूरेंडी, राइट। तो ये आपका कवर हो गया है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगी, कुछ लोगों को डाउट हो रहा होगा कि थेफ्ट और मिसचीफ में फ़र्क क्या है। अब सवाल उठता है कि मिसचीफ क्या है ना। तो इनका मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बता देती हूँ, और बाकी अगली वीडियो में आपको मिसचीफ के ऊपर आई विल मेक अ फुल कंप्लीट वीडियो, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अभी ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा तो मैं पूरा मिसचीफ नहीं बताऊँगी, इसमें बेसिक डिफरेंस बता देती हूँ जो मेन डिफरेंस है। देखो, जो आपका थेफ्ट होता है इसमें एक चीज़ है, देखो थेफ्ट में आपका क्या होता है, जो पर्सन होता है जिसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन होती है वो रॉन्गफुली रॉन्गफुली प्रॉपर्टी को, एक सब्जेक्ट को गेन करते हैं, ठीक है। थेफ्ट में आप किसी चीज़ को रॉन्गफुली गेन करते हैं, और दूसरी तरफ मिसचीफ में क्या होता है, मिसचीफ में हमारा खाली एक ही ऑब्जेक्ट होता है कि अगले बंदे का लॉस हो जाए। यहाँ पे आपका क्या होता है कि अगले का लॉस ही लॉस होगा, ठीक है। causes loss to another person, ठीक है, बट डज नॉट गेन एनीथिंग। यहाँ पे ये सीन है कि मिसचीफ में लॉस होगा, कुछ गेन नहीं होगा। थेफ्ट में हमारा रॉन्गफुली गेन होता है, मैंने बताया था, ठीक है। हम रॉन्गफुली गेन करते हैं किसी का रॉन्गफुल लॉस करके। सो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। हमेशा हमारा थेफ्ट में एक रॉन्गफुल डिसऑनेस्ट इंटेंशन से हम किसी की प्रॉपर्टी को हथिया लेते, गेन कर लेते हैं। मिसचीफ में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे हम दूसरे बंदे का सिर्फ मतलब जो भी है लॉस होगा, गेन कुछ नहीं होगा, बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा, अगले का नुकसान होगा। बट यहाँ पे अगले का नुकसान होगा, बदले में हमें कुछ मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल याद रखो, थेफ्ट क्या है कि अगले का तो नुकसान होगा और हमें कुछ मिल जाएगा। मिसचीफ में क्या है, अगले का सिर्फ नुकसान होगा, बदले में हमें कुछ नहीं मिलेगा, मतलब 50-50 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जैसे टीवी में दिखाते हैं ना, अक्सर आपने देखा है मूवीज़ वगैरह में या सीरीज़ वगैरह में देखते रहते हैं सब कि ठीक है, हम कोई किसी की सुपारी दे देता है, ठीक है। तो अब ये क्या चीज़ हो गया, इसमें क्या हो गया, अगला तो मर गया, अगर अगला मरने का तो उसकी प्रॉपर्टी हमारी होगी, तो डैट इज़ थेफ्ट। और अगला मर गया और हमें कुछ नहीं मिला, डैट इज़ मिसचीफ। अगले का नुकसान हो गया, हमें कुछ नहीं मिला, हमारा कुछ गेन नहीं हुआ, पर अगले का नुकसान हो गया और हमारा भी गेन हो गया, ये थेफ्ट होता है। आई थिंक क्लियर होगा ये मेन डिफरेंस। मूव ऑन करते हैं अगले सेक्शन पे, डैट इज़ पनिशमेंट। इसकी पनिशमेंट आपकी 3 साल तक की हो सकती है, ठीक है, और फाइन भी लगाया जा सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। तो सेक्शन 479 में क्या है, पनिशमेंट में आपकी 3 साल की सज़ा हो सकती है, फ़ाइन हो सकता है, और दोनों चीज़ें भी हो सकती है। So 378 and 379 is done for the session. If you people have any kind of doubt or a query, or you encounter any sort of doubt regarding these sections, just write it down in the comment section. And so yeah, thank you for listening to me.